प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो जैसा कि पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम एनटी नेट, डीआरएफ सेट, टीजीटी पेट की तैयारी करते हैं। इस समय ये सभी क्लासेस हमारी यूजीसी नेट, सेट, टीजीटी और पीजीटी के लिए विशेष तौर से संचालित की जा रही हैं। बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि हम आदिकाल हमने लाइव क्लास के माध्यम से स्टार्ट किया है। जो हमारा जो टाइम है वो 3 से 4 बजे का है ना, 3 से 4 बजे इवनिंग टाइम होता है लाइव क्लास का। उससे पहले हमें हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन पढ़ना था, है ना। तो उसको मैंने लाइव नहीं किया क्योंकि मैं इसको रिकॉर्डेड आपको समझाना चाहती थी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो ग्रंथ हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के महत्वपूर्ण ग्रंथ, वो इंपॉर्टेंट हैं। वो कौन कौन से हैं उतने ही आपको यहाँ याद करने हैं। इसका पीडीएफ ऑलरेडी हमारे व्हाट्सअप पेड मेंबर्स को जा चुका है ना। तो इतने आपको मैंने यहाँ लिए हैं कि इतने यदि आप हिंदी साहित्य इतिहास लेखक ग्रंथों का नाम, उनका प्रकाशन वर्ष और इतिहास ग्रंथ यदि इतने याद रखते हैं तो परीक्षा में इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। वहीं पर आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते समय किस किस ग्रंथ का सहारा लिया था, या किस आधार पर उन्होंने ग्रंथ का काल विभाजन किया था, ठीक है, वो तथ्य लिया है। फिर आचार्य शुक्ल द्वारा स्वीकृत ग्रंथ कौन कौन से, वो 12 ग्रंथ का आधार मैंने यहाँ पर दिखाया है। साथ ही साथ हिंदी साहित्य के काल विभाजन नामकरण के संबंध में किसका क्या मत है, और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमने लिए हैं। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं और कुछ समझाती हूँ आपको कि प्रश्न कहाँ से बनते हैं, है ना। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हिंदी साहित्य का, ठीक है, साहित्य को अलग करें, इतिहास को अलग करें तो बड़ा ही बात सब स्पष्ट हो जाती हैं। आपको साहित्य तोड़ कर रखें तो साधन हित, है ना। सा का मतलब है सभी का, और हित का जिसमें सबका हित हो। तो जिसमें सबका हित हो, जिसके द्वारा वो साहित्य हो गया। इतिहास क्या है? बीते हुए का तथ्यात्मक वर्णन, है ना। बीते हुए का तथ्यात्मक वर्णन, काल्पनिक वर्णन नहीं कह रही हूँ। तथ्यात्मक वर्णन ही इतिहास लेखन की श्रेणी में आता है ना। तो साहित्य इतिहास दर्शन से अभिप्राय साहित्य के इतिहास लेखन में प्रयुक्त दृष्टिकोण एवं विचारों का अध्ययन करने वाले विषय से है ना। इतिहास लेखन, ध्यान रखिएगा, शब्दावली पर अवश्य आप ध्यान रखा करें। आगे देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां हैं। तो कौन कौन सी पद्धति है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, ठीक है। सबसे पहले आती है वर्णानुक्रम पद्धति। तो इसको मैं आपको थोड़ा समझा देना चाहूंगी। वर्णानुक्रम है कि जो वर्ण के अक्षर पर नाम पहले आए हैं, वर्णों के अक्षरों के नाम पर इस पद्धति को अपनाया गया। तो इस पद्धति में लेखकों, कवियों का परिचयात्मक विवरण उनके नामों के वर्णानुक्रम अनुसार दिया गया। गार्सा दत्ताशी एवं शिव सिंह सरोज ने अपने इतिहास ग्रंथों में इस पद्धति का प्रयोग किया है। इस पद्धति को ऐतिहासिक दृष्टि से असंगत माना जाता है क्योंकि यह इतिहास लेखन नहीं, शब्दकोश लेखन की तरह होती है ना। तो वर्ण समझ रहे हैं, जैसे कि कबीर आ गए हैं, केशव आ गए, या जो क से आ गए, या जो ग से आ रहे हैं, जो आ से आ रहे हैं, जो प से आ रहे हैं, जो हमारे कवि, तो सबको ऐसे क्रम से रखते चले गए, ना कि उनका कालक्रम देख रहे थे, है ना। कालक्रम नहीं देखा किसने, इन लोगों ने, कि पहले कवि कौन आता है, तो वो वर्णों के अनुसार रखते गए। तो वैसे भी यह पद्धति कैसी है, असंगत मानी गई है ना। आगे बात करती हूँ, कालानुक्रम पद्धति क्या है। तो यहाँ भी इस पद्धति में रचनाकारों का विवरण उनके समय के क्रम में दिया गया, ठीक है, तथा रचनाकार की जन्म तिथि को आधार बनाया जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने इसका प्रयोग किया, ठीक है। तो इसमें रचनाकार की जो है वो जन्म तिथि के अनुसार इन लोगों ने कालक्रम की पद्धति का अनुसरण किया है। आप समझ रहे हैं कि जैसे जो रचनाकार पहले आए उनका नाम, फिर उसके बाद अब ये नहीं देखा कि वो रीत काल के थे, कि भक्ति काल के थे, कि आदि काल थे। इन्होंने सबको एक साथ में विवरण इनका प्रस्तुत कर दिया कालक्रम के अनुसार। फिर आगे आती है वैज्ञानिक पद्धति। तो इस पद्धति में ग्रंथकार निरपेक्ष एवं तटस्थ रहकर तथा संकलन कर उसी क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करता है। अतः पद्धति को भी अपरिपक्व माना गया है, ठीक है। ये पद्धति भी देखिए कुछ इसी का अनुसरण कर रही थी, जो हमारी कालानुक्रम पद्धति थी और वर्णात्मक पद्धति थी। और सबसे महत्वपूर्ण पद्धति जो है केवल विधेयवादी है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है। तो साहित्य का इतिहास लिखने में यह पद्धति सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हुई है। इस पद्धति के जनक फ्रेंच विद्वान तेन माने जाते हैं, जिन्होंने विधेयवादी पद्धति को 3 शब्दों में बांटा है: जाति, वातावरण और क्षण विशेष। तो इम्पोर्टेंट है ना। इम्पोर्टेंट ये है कि जब ये अपनी पद्धति को अपनाने लगे, विधेयवादी पद्धति को, तो क्या क्या उसमें समाहित किया साहित्य इतिहास के लेखन में। इन्होंने जाति को भी लिया, वातावरण को भी लिया, और वहाँ के जो कुछ जो विशेष या उपयोगी क्षण थे, जो समय थे, उनको भी समाहित किया।
हिंदी में सर्वप्रथम रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति का प्रयोग किया। ठीक है, याद रखिएगा कि हिंदी में जो है वो सर्वप्रथम किसने, तो आचार्य शुक्ल जी ने इसका अनुसरण किया, इस पद्धति को अपनाया है। बाद में राम स्वरूप द्विवेदी, बच्चन सिंह और प्रख्यात साहित्यकारों ने भी इसी पद्धति को आगे बढ़ाया। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे एक बात करते हैं कि हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ एवं ग्रंथकार, यहाँ से प्रश्न जरूर बनते हैं, भले एक ही प्रश्न बने। तो हम जानते हैं कि इस्तवार द ला लिटरेच्योर एंदुई हिंदुस्तानी गाथा दत्ताशी की रचना है, इनका ऐतिहासिक ग्रंथ है, जो कि दो भागों में, प्रथम भाग इसका 1839 ईस्वी में, ठीक है, दो भागों में 1839 ईस्वी में। तो इसका जो प्रथम भाग था, ठीक है, 1839 में प्रकाशित हुआ, लेकिन जो प्रथम भाग है इसका तो 1947 ईस्वी में, और दूसरा भाग 1900, ठीक है, दूसरा भाग इस 1971 में आया। माफ करना, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है फ्रेंड्स, सॉरी, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक है। बताना चाहूंगी कि यह जो ग्रंथ था तो दो भागों में, तो इसका जो प्रथम भाग था 1839 में, और द्वितीय भाग जो है वो 1847 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, फिर इसका जो दूसरा संस्करण है ना, इसका जो ये पहला संस्करण था जो कि इसमें ये प्रकाशित हुआ था, लेकिन इसका जो दूसरा संस्करण था वो संस्करण होना चाहिए, संस्कार हो गया है, संस्करण जो है 1871 में आया। इसमें 3 खंड कर दिए गए थे। ठीक है, इसमें कितने, 3 खंड कर दिए गए थे। फिर आगे बात करते हैं, भाषा काव्य संग्रह है किसका है, महेश दत्त शुक्ल का, 1873 में प्रकाशित हुआ है। शिव सिंह सरोज है, शिव सिंह सेंगर, 1883 ईस्वी, नवल किशोर पृष्ठ लखनऊ से प्रकाशित हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। साथ ही साथ जॉर्ज ग्रियर्सन का 1888 में प्रकाशित हुआ था, क्या, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये भी महत्वपूर्ण है। फिर मिश्र बंधु विनोद का है, विनोद ग्रंथ है। ठीक है, मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ है, मिश्र बंधु इसके रचयिता हैं, और प्रथम 3 भाग इसके 1913 में, चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। अगला देखते हैं नेक्स्ट। तो हिंदी साहित्य का इतिहास बड़ा ही महत्वपूर्ण है आचार्य शुक्ल का, जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ था। अब आपको बताना है कि इसका जो पहले यह किस नाम से प्रकाशित हुआ। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था, बाद में आचार्य शुक्ल ने इसका हिंदी साहित्य का इतिहास कर दिया था। तो सभी को कमेंट में बताना है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा का 1983-38 में प्रकाशित हुआ है। ये महत्वपूर्ण है, इसको भी आप याद रखें। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ है हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत जो ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए। तो हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 में, यहाँ से प्रश्न भी बने हैं। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी। तो ये तीनों ही महत्वपूर्ण हैं, और इस बार कुछ प्रश्न यहाँ से हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास से प्रश्न बने थे। ठीक है, आगे हिंदी भाषा का विकास श्याम सुंदर दास का 1924 में प्रकाशित हुआ है। अब आप ये मत सोचना कि 1924 कौन है, इनका जन्म क्रम नहीं है, ये इसका इतिहास का जन्म प्रकाशन वर्ष क्रम है। कविता कौमुदी 1928 में प्रकाशित हुआ, राम नरेश त्रिपाठी की है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में प्रकाशित हुआ, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास 1941 में, ब्रजरत्न दास। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, 1945 में प्रकाशित हुआ है, वाजपेयी जी का है। आगे हिंदी साहित्य का अतीत 1960 में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है। हिंदी साहित्य का इतिहास दरअसल 1960 में नलिन विलोचन शर्मा जी का है। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास जो कि 16 भाग में है, 1961 में प्रकाशित हुआ, नागरिक चरणी सभा द्वारा। आगे हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में प्रकाशित हुआ है, गणपत चंद्र गुप्त जी का है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 में, संपादक डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल, ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास 1985 में विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी कृत है। फिर हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 में, बड़ा महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। ठीक है, यहाँ से प्रश्न एग्जाम में बनते हैं फ्रेंड्स, राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का है। नेक्स्ट आता है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, बच्चन सिंह का 1996 में प्रकाशित हुआ, और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 में सुमन राजे का। तो इतने यदि 22 भी आप याद रखते हैं तो भी परीक्षा के लिए काम चल जाएगा। आगे बात करती हूँ कि आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन इतिहास से महत्वपूर्ण कथन लिए हैं। जब उन्होंने अपना हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा तो कहाँ कहाँ से उन्होंने कथन लिए थे। ठीक है, तो आचार्य शुक्ल ने अपने पहले लिखे हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथों को कवित्त संग्रह कहा। ठीक है, अच्छा, आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास से कुछ महत्वपूर्ण कथन कहे हैं उनके लिए। तो इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ को कवित्त वृत्त संग्रह कहा। शिव सिंह सरोज के ग्रंथ को कवित्त वृत्त भी संग्रह कहा। ठीक है,
आगे इन्होंने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नार्दर्न हिंदुस्तान को बड़ा कवित्त वृत्त संग्रह कहा, और मिश्र बंधु विनोद के ग्रंथ को प्रकांड कवित्र वृत्त संग्रह कहा है। ठीक है, शुक्ल जी के काल विभाजन पद्धति के दो आधार रहे हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से यहाँ पूछा जाता है प्रश्न। तो प्रधान प्रवृत्ति जो है, तो इस कालखंड के भीतर एक विशेष ढंग की रचनाएं अधिक मिली, उसे एक अलग कालखंड माना गया और रचनाओं की प्रचुरता के आधार पर प्रधान प्रवृत्ति का निर्धारण कर लिया गया है ना। प्रधान प्रवृत्ति यानी कुछ जो रचनाएं थी बहुत ही विशेष, अब विशेषता लिए प्रकट हुई है ना। तो इन्होंने एक प्रवृत्ति के आधार पर पहले तो काल विभाजन किया, और दूसरा ग्रंथों की प्रसिद्धि के आधार पर। तो यह 12 ग्रंथ हैं, इनको जरूर जरूर आप याद रखें 12 ग्रंथों को, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। ये महत्वपूर्ण है कि कौन कब प्रकाशित हुआ है, ये भी आप यहाँ पर आपको इसको प्रकाशन वर्ष भी मिल रहा है, और साथ ही साथ ये रचनाएं भी, इन रचनाओं को आधार मान करके इन्होंने काल विभाजन किया था। तो हिंदी साहित्य का काल विभाजन नामकरण हम देख लेते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या क्या कहा है, तो इन्होंने 11 भागों में बांटा है। ठीक है, 11 भागों में बांटा है, जो कि सबसे सर्वमान्य है वो आचार्य शुक्ल का ही काल विभाजन है। तो उसको तो आप जरूर याद रखें। कुछ ऐसे हमारे ऐतिहासिक ग्रंथकार हैं जिनका भी हमें काल विभाजन रखना है। चलिए आगे बात करती हूँ। चारण काल का समय इन्होंने दिया है 700 से 14 ईस्वी तक। 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, फिर तीसरा मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य, चौथा दिया है ब्रज का कृष्ण काव्य। ठीक है, ये पूछा गया था, ब्रज का कृष्ण काव्य पूछा गया था कि किसके काल विभाजन की श्रेणी में आता है। पिछले वर्ष से पूछा गया था ये प्रश्न। ठीक है, तो इसलिए मैंने ऐसा कहा है कि आप इस तरफ याद रखें, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से प्रश्न बने और आपसे ना बने। तो मुगल दरबार पाशमा है, तुलसीदास जी ने रखा है, रीति काव्य रखा है। तुलसीदास के अन्य परिवर्ती 18वीं शताब्दी का समय काल इन्होंने रखा है अपने काल विभाजन में। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो हो सकता है किस बार ये पूछ लिया जाए, तो आप याद रखिएगा कि ये जॉर्ज ग्रियर्सन के काल विभाजन में इस तरह की श्रेणियों को रखा गया है। आगे बात करती हूँ कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन और नामकरण तो सर्वमान्य है। ठीक है, सर्वमान्य है, और हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में जो नाम सर्वाधिक प्रचलित है वह आचार्य शुक्ल जी का ही है। तो इस प्रकार हमने देखा कि यहाँ पर आचार्य शुक्ल का काल विभाजन का नामकरण दिया गया है। तो ये भी आप देख लीजिएगा, है ना, सभी को पता है। मैंने केवल आपको समझाने का प्रयास किया है कि ये चीजें आपको रट जानी चाहिए। एक चीज और हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य में आरंभ काल को आदिकाल, और इस आदिकाल को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है। और ये जो है आदिकाल में ही देखा जाता है, और साथ में रीतिकाल में भी थोड़ा सा देखा जाता है। रीतिकाल को भी कई लोगों ने अन्य नामों से पुकारा है, लेकिन आदिकाल को 12-13 ऐसे हमारे विद्वान हैं जो अलग अलग नामों से पुकारते हैं। तो ग्रियर्सन ने आदिकाल का जो प्रारंभ माना है वो 700 ईसा पूर्व से ईस्वी से, और मिश्र बंधुओं ने 643 ईस्वी से, पंडित गुलेरी जी ने 10वीं सदी माना है, तो आचार्य शुक्ल ने 933 ईस्वी माना है। राम कुमार वर्मा ने आदिकाल का समय 7वीं सदी माना है। डॉक्टर नगेंद्र ने 8वीं सदी माना है। हजारी प्रसाद जी ने 10वीं सदी माना है। गणपत चंद्र गुप्त कहते हैं कि 1184 ईस्वी के समय का जो काल था वो आदिकाल के श्रेणी में आता है। तो अलग अलग विद्वान अलग अलग मत स्वीकार करते हैं। तो बस इतना ही समझाना था कि आपको हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में क्या क्या महत्वपूर्ण है। तो ये कुछ तथ्य हैं जो आप देख लीजिएगा, है ना, आप देख लीजिएगा। और चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो लाइव सभी को आना है। आज का जो टॉपिक है सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य को हमने लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।